अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। और इससे पहले कि हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ें, जो फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ जुल्म, जबर और दहशत गर्दी जारी है, रिपोर्ट कार्ड के फोरम से मैं उसकी मजम्मत करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तवज्जो मबजूल कराएं। गो कि स्टेट लेवल पर इसकी बात हो रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई, अक़वाम आलम से तवज्जो देने का मुतालबा किया। लेकिन न सिर्फ मुस्लिम उम्मा बल्कि अब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला है, तो तमाम दुनिया को चाहिए कि इस तरफ देखें और हम सबको मिलके चाहिए कि जो जुल्म, जबर और दहशत गर्दी वहाँ पर जारी है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और जितनी मजम्मत की जाए कम है। जनाब, पहले इशू की तरफ बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो आज टेलीफोनिक गुफ्तगू की है उसके बारे में भी बात करेंगे। महंगाई सबसे अहम इशू इस हुकूमत का, अवाम का सबसे अहम इशू, इसके ऊपर बड़ी तफसीलन बात की, उसके ऊपर भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जी शहबाज शरीफ साहब की, क्योंकि कल वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत ने फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस की तफ्तीश दोबारा की जाएगी, नए सिरे से होगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी ना सिर्फ ये केस की तफ्तीश का दोबारा फैसला किया गया है बल्कि ये भी इस्तदा की जाएगी कि जिन जजेस ने शरीफ ख़ानदान को रिलीफ फराहम किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। सिर्फ यही डेवलपमेंट नहीं, ये अहम डेवलपमेंट इसके साथ साथ ये भी कि नैब ने आज एलामिया जारी किया जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ की ज़मानत को चैलेंज किया जाएगा। अब ये सारे जो महाज शहबाज शरीफ के खिलाफ खुल रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। शहबाज शरीफ इसके जवाब में कहते हैं कि जी जो उनके बाहर जाने के खिलाफ कार्रवाई की गई, तौहीन अदालत की, उसके ऊपर कार्रवाई बननी चाहिए, उसको वो चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। सवाल तो हमारा बुनियादी कुछ यूँ कि क्या शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जाने में कामयाब होंगे, हाँ या नहीं। लेकिन हम पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस दोबारा खुलना हो या फिर शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले को चैलेंज करना। और इस सूरत हाल का जायजा लेने के लिए, इसके ऊपर तज्जिया तबसरे के लिए हमारे पास आज जो पैनल मौजूद है उसमें हसन निसार साहब, मुनीफ फारूक साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और मजहर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले ऐसा कुछ तासुर जा रहा है कि सारी तोपों का रुख शहबाज शरीफ की जानिब हो रहा है, चाहे वो हुदैबिया पेपर मिल्स की तफ्तीश दोबारा खुलना हो या फिर नैब उनकी जमानत की चैलेंज कर रहा है फैसले को, तो इसकी वजह क्या समझते हैं आप? देखिए मैडम शेख, दो वजूहात है। एक जो अफवाहें हैं और या बातें हैं वो तो ऐसे ही हैं कि शहबाज शरीफ शायद निकल के तो कोई मफाहमत या जो अपनी सियासत है उनकी कि वो इलेक्शन से एक महीना पहले भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं और काबीना के नाम फाइनल कर सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो है एक तो वो है कि ये ना हो सके। दूसरी बात ये है कि उन पर केसेस भी बड़े सख्त हैं। अब ये शहबाज शरीफ साहब गारंटर थे। पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब के, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उनको बाहर भिजवाया 8 हफ्ते के लिए, उस गारंटी में झूठे साबित हो चुके और उसी कोर्ट से, उसी अदालत से अपनी ज़मानत भी, अपने ब्लैक लिस्ट से निकलना भी और सारा कुछ करवा लिया। और ये तो हम कई मरतबा बता चुके हैं कि ज़मानतें कैसे मिली। यानी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर नवाज शरीफ बाहर, ज़मानती मुशल्के जमा न कराने के बावजूद शहबाज शरीफ की ज़मानत में तोसी और ज़मानतों पे ज़मानतें, हमजा शहबाज को घर के बेसमेंट में ज़मानत, मरियम नवाज़ ने सुबह ज़मानत की दरख्वास्त दी, दोपहर को ज़मानत। तो ज़मानतों पे ज़मानतें, ये सारा कुछ हम गरीबों को तो नहीं मिलता ना। दूसरी बात मैडम शेख, जो हुदैबिया की आप बात कर रहे हैं, हुदैबिया ओपन एंड शट केस है। 90 की दिहाई में पहला केस हाउस ऑफ शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का, मुबैना तौर पर 120 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग। और ये जो है ये केस खुलना चाहिए। इस केस को, ये अलहदा बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 साल क्यों सोई रही। ये अलहदा बात है कि अदालतों ने जिन्होंने टाइम बार्ड करार दे दिया था, इसको वक्त गुजर गया है, टेक्निकल बुनियादों पर बंद कर दिया था या वैसे ही बंद कर दिया था, जो भी हो वो दोबारा इस केस को लेंगी या नहीं लेंगी। लेकिन ये केस खुलना चाहिए। ये केस है, इसमें मज़े की बातें हैं कि जो कुछ रहमान मलिक साहब की तहकीकाती रिपोर्ट थी हुदैबिया के बारे में 93 में, 90 की दिहाई में, वही कुछ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साबिक बिजनेस पार्टनर और फर्स्ट कज़न आगा सिराज ने भी ख़त में किया था। और वही कुछ जब इसहाक डार वादा माफ गवाह बने थे तो उन्होंने भी 45 सफाती अपने वादा माफ गवाही में ये लिख के दिया था। नंबर 2, ये क्या केस है? इसहाक डार साहब पहले मुलजम थे, गिरफ्तार हुए, वादा माफ गवाह बने हुए। इसहाक डार साहब को
अटक किले में बंद थे इसहाक डार साहब, उनको वहां से लाया गया, उन्होंने वहां से पैगाम पहुंचाया कि मुझे रिहा किया जाए, केसेस खत्म किए जाएं, मैं वादा माफ गवाह बनने को तैयार हूं। लाहौर नैब में इसहाक डार और जनरल अमजद की 10 मिनट की मुलाकात हुई। जनरल अमजद ने पूछा कोई दबाव तो नहीं आप पर? बोले नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया हूं। अच्छा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए तो उन्होंने पूछा कि आपका नाम? उन्होंने कहा जी इसहाक डार। वालिद का नाम? फला नाम। आपको मालूम है आप यहाँ क्यों आए हैं? मजिस्ट्रेट ने पूछा। जी। उन्होंने कहा जी मुझे बिल्कुल मालूम है। आपको मालूम है आप वादा माफ गवाह बन रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुझे। आप पर कोई दबाव नहीं, आपको मजबूर किया गया हो? नहीं। होशो हवास में है? हाँ बिल्कुल। उसके बाद भी आधा घंटा दिया गया कि बैठकर सोचें। फिर 164 का वो वादा माफ गवाह का उन्होंने दिया। 7 अकाउंट खुलने, वो 7 अकाउंट खुलने, वो नवाज शरीफ साहब का जवेद कियानी जो है वाशिंगटन में अपने दोस्त से मदद लेना, 3 अकाउंट उसके खोलने, टोटल 7 अकाउंट खोलने, उनमें मनी लॉन्ड्रिंग होनी। और फिर वो 2 बातें मैडम शेख, शरीफ खानदान के खिलाफ बरतानिया में तफीक इन्वेस्टमेंट बैंक केस चला। आखिरी बात मैडम शेख, ये बताएं, आज वजीर आजम ने अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान भी शहबाज शरीफ के बाहर जाने का रेफरेंस दिया। हुकूमत रोक पाएगी उनको या कामयाब होंगे शहबाज शरीफ बाहर जाने में? मैडम शेख आखिरी बात करके मैं आपके इस सवाल पे आता हूं। शरीफ खानदान के खिलाफ बरतानिया में तफीक इन्वेस्टमेंट बैंक केस चला। बरतानवी अदालत ने बरतानिया में मौजूद नवाज शरीफ साहब की जायदाद नत्थी की और नवाज शरीफ साहब ने अपनी जायदाद छुड़ाने के लिए $32.5 मिलियन अदा किए। ये भी उस एतराफ़ी बयान में है, 45 सफाती एतराफ़ी बयान जो इसहाक डार ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दिया था। अब आ जाइए इस पर कि क्या शहबाज शरीफ को कोई नहीं रोक सकता। ये आदमखोर निज़ाम जो है, इसमें हर बड़े आदमी के लिए कदम पर रिलीफ गाहें हैं, कदम कदम पर चोर दरवाजे हैं, कदम कदम पर रस्ते हैं, चोर रस्ते हैं। शहबाज शरीफ साहब निकल जाएंगे। आप सबसे अंदाजा कीजिए कि एक छोटे भाई ने बड़े भाई की गारंटी दी हुई है और छोटा भाई झूठा साबित हुआ है, बड़ा भाई इश्तियारी है, मुजरम है, नायल है और आते भी नहीं है वापस, और वहां से बैठ के हुकूमतें गिरा रहे हैं, इनकलाब ला रहे हैं, सिविल बालादस्ती के सिविलियन बालादस्ती के नारे मार रहे हैं। इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब को जमानत मिल जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैडम शेख हमारा निज़ाम फरसूदा हो चुका है, नाकारा हो चुका है। 70-80 हज़ार जो आज वजीर आजम ने कहा था कैदी बैठे हुए हैं जेलों में, उनको तो कभी कोई सर दर्द की गोली के लिए भी नहीं उनकी तरफ सोचा गया, शरबत के लिए भी नहीं सोचा गया उनके लिए कि बुखार का शरबत दे दिया जाए, उनको तो कभी ये रिलीफ नहीं मिले। ये बड़े लोग जो हैं, बड़े लोगों ने निजाम भी खुद से थोड़ी हो जाता है, निजाम भी तो माजरत के सर निजाम खुद से थोड़ी हो जाता है मैडम शेख। पैसा केस नहीं, निजाम खुद से थोड़ी हो जाता है। निजाम को सही करने का बीड़ा भी तो वजीर आजम ने उठाया। ठीक है जी, हाजिर होता है एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद। मुनीब फारूक साहब, आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं और खास तौर पे ये जो अब हुदैबिया पेपर मिल्स केस खोलने का फैसला किया? देखिए, सबसे पहले तो जो ये हुदैबिया वाला मामला है, इसको अगर कानूनी तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें जो टोटल एलिगेशन था वो 1.2 अरब रुपए का था, 1242 मिलियन का था। दूसरी बात ये है कि 1992 का ये एलिजेड क्राइम है, 2000 का ये रेफरेंस है, और फिर जिस तरह से ये मामला चलता रहा 2000 के अंदर ये मामला क्वाश हुआ, लाहौर हाई कोर्ट से रेफरी जज के पास मामला गया। इसहाक डार साहब की जो स्टेटमेंट है उसके बारे में आज के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान खुद फरमा चुके हैं कि वो स्टेटमेंट या वो कन्फेशनल स्टेटमेंट किसी फ्री एजेंट की नहीं है। और देखिए, जहां मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ हो, ऊपर आपका एक डिक्टेटर बैठा हुआ हो, इतनी हॉस्टिलिटी हो, तो वो तो मुझे या भट्टी साहब को भी पकड़ के ले जाएंगे और कहेंगे यार ये गाय को बोलो ये बकरा है, तो शायद हम भी बोल देंगे कि भाई ये बकरा है। और ऐसे हालात के अंदर आप किसी को ये कहें कि भाई आप पर कोई दबाव तो नहीं है। दबाव ऐसा नहीं होता कि किसी ने यहाँ गन रखी हुई होती है, दबाव बड़े और तरह के होते हैं। दूसरी बात यह है कि वो अपनी स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट कर चुके हैं, फेयर इनफ।
ये बात फैक्ट है कि इसका ट्रायल नहीं हुआ और जिस तरीके से इसको खंगाला जाना चाहिए था ये नहीं हुआ। और नैब ने इसके अंदर बड़ी लफ्जिश दिखाई। अब वो किसी मैनेजमेंट के तरीके से दिखाई कि उनको मैनेज किया गया और जानबूझकर उनसे चार्ज अदालत के अंदर ये ट्रायल कोर्ट में मामला नहीं चला, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये ट्रायल क्यों नहीं चला तो उन्होंने कहा जी वो लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था और इसलिए वो प्रोसीडिंग्स नहीं वहां पर चल सकी। उन्होंने कहा वो बताइए कहाँ था स्टे ऑर्डर, कौन से समन हुए थे? उन्होंने समन तक किसी को नहीं किया ट्रायल कोर्ट ने। अब देखिए ये एक ऐसी चीज है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना पहले नहीं हो सकी। ये इसका अपील फाइल हुई, रिजेक्ट हुई, रिव्यू 2018 के अंदर भी रिजेक्ट हो चुका है। तो नैब तो टेक्निकली कुछ कर नहीं सकता, अब FIA ने करना है। हुकूमत का क्लेम ये है, जो कि मैं तमाम बातें वो कर रहा हूँ जो फैक्ट्स है सामने है। हुकूमत का क्लेम ये है कि हमारे पास कोई नई एविडेंस है, एक वो मसला या एक वो क्राइम जिसके बारे में उस वक्त के तमाम लोग समेत एस्टैब्लिशमेंट के जानते थे कि जो मियां नवाज शरीफ या उनकी फैमिली ने या पूरी फैमिली ने पैसे अगर बाहर भेजे तो किस तरीके से भेजे, वो मौजूद थे। उसमें नया एविडेंस कह रहे हैं हमारे पास नया एविडेंस आ गया। मसला ये है कि ये जो जितने केसेस बनाए गए हैं, खास तौर पर देखिए नवाज शरीफ साहब का तो केसेस थे, पैनामा में सजा हुई, डिस्क्वालीफाई हुए, बाहर चले गए। अब हुकूमत उनका फिलहाल कुछ कर नहीं पा रही है, जोर लगाने के बावजूद हर तरह का उन्हें वापस नहीं ला पा रही। मियां नवाज शरीफ को मुल्क में आना चाहिए लेकिन वो नहीं आते, सो बी इट। अब उनके पास जो वाहिद बेट है वो ये है कि हम शहबाज शरीफ साहब को किसी ना किसी तरह किसी मामले में उलझाई रहे। अब इशू ये है कि ये जितने 3 मामलात थे उनके अंदर उनकी बेल हो चुकी है। आप जितना मर्जी अब नैब जा रही है बेल कैंसिलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट। मैडम शेख मैं आती हूँ, मैं भट्टी साहब आपके पास आती हूँ, एक मिनट मुनीब कंप्लीट जी। नहीं मुनीब साहब ठीक नहीं फरमा रहे, मुनीब साहब ठीक नहीं फरमा रहे, एंगलिंग दे रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। भट्टी साहब मैं क्या एंगलिंग दे रहा हूँ? मैं आपको आपकी बात करने का मौका दूंगी। जी मुनीब साहब। नहीं भट्टी साहब बताएं मैं क्या एंगलिंग दे रहा हूँ आपको, बताएं जरा। सर ये जो केस है इसमें सर सुन ले, अब मैं आप बताता हूँ। ये जो केस है ये नहीं कह रहा कि आप इस केस फैक्ट्स गलत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप एंगल उसका दे रहे हैं कि नंबर 1 ये है कि ये केस था 90 की दिहाई का केस था। उसके बाद जब ये 2000 में रेफरेंस दायर हुआ, उसके बाद जिस तरह नैब में गया, जिस तरह नैब से फिर लाहौर हाई कोर्ट में 1-1 जज का आया, फिर रेफरी जज का आया, फिर नैब ने अपील ही नहीं की। नैब को अपील करना चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में। फिर उसके बाद वो जब अपील नहीं की तो उसके बाद जब ये दोबारा ये पनामा लीक्स हुई तो उस वक्त जज साहबान ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि ये तो इतना बड़ा केस है। और जब JIT पनामा JIT में रहमान मलिक की रिपोर्ट भी आ गई, सिराज साहब का ख़त भी आ गया, रहमान मलिक का 45 सफ़ाती वो भी आ गया, तो उस वक्त ये इशारा था। 2 चीज़ें इसमें जो मैं जिस पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, एक तो कहा था टाइम बार्ड, कत्ल हो या कोई जुर्म हो या करप्शन हो, टाइम बार्ड नहीं होती। दूसरी बात यह है कि ये नैब को अपील करनी चाहिए थी, नैब और बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसकी बर्बादी फेर दी थी। ये मैं कह रहा हूं कि इसको जरा सीधा करें कि बाकी जैसे भी हो, जो भी अब अदालत फैसला करे, लिए जाते हैं नहीं जाते। मुनीब का मौक़िफ़ सुन ले, मुनीब को जवाब देने का मौका ले। तसल्ली से मेरी बात जी मुनीब, अब मेरी तसल्ली से बात लीजिए। जी अब मेरी तसल्ली से बात सुन। जी भट्टी साहब, जो इस केस के फैक्ट्स हैं मैंने वो फैक्ट्स बयान किए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दे रहा हूं, आपको अगर याद हो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई थी उसको बाकायदा तौर पर जानिए, सुनिए, पढ़िए, उसके अंदर क्या लिखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा था कि नैब ने ये सर मेरे सामने पड़े हुए हैं, ये मैंने नोट सामने पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो मेरी बात सुन लेना, कानून मुझसे ज्यादा बेहतर आप नहीं जानते, कानून के ऊपर मैं आपसे लेक्चर नहीं लूंगा। जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, जरा प्लीज। नहीं आप कानून पे लेक्चर मैं आपको नहीं देना चाह रहा मुनीब साहब। मैं सिर्फ आपने मुझे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके सुने या पढ़े, मैंने वो बताया है कि ये पढ़े हुए हैं। आप अच्छा बात सुने जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे तज्जिए को चैलेंज करें, ये ना कहें मुझे बैठ के यहाँ पर कि मैं एंगलिंग दे रहा हूँ। मैं कोई एंगलिंग नहीं दे रहा, मैं फैक्ट एंगलिंग नहीं, आप गलत समझिए। एंगलिंग नहीं, मैं बता रहा था ये एंगल इसका ये एंगल भी देख ले। एंगलिंग नहीं कहा, ये आप गलत ले रहे हैं।
आपको एंगलिंग, मैंने ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं या कोई ट्विस्ट कर रहे हैं। मुनीब प्लीज मेरी बात सुने, मैं आपको बता रहा हूँ तो फैक्ट है वो, मैंने ठीक है भट्टी साहब, अब मुनीब का पूरा पॉइंट सुन ले। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में क्या नैब ने 3 साल अपील की 2014 से लेकर 2017 तक। 2017 में ये मामला गया। ये तमाम सवाल जो कि मैंने यहाँ पर बयान किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने पूछे कि क्यों नहीं के ट्रायल कोर्ट के अंदर ये मामला चला और क्यों नहीं समझ किया गया एक्यूज को। उस वक्त वहां पर नैब ने कोई सैटिस्फैक्टरी जवाब दिया। उन्होंने कहा जी स्टे ऑर्डर और हाई कोर्ट का। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा बताइए कहां था, पेश किया गया, फिर रिव्यू फाइल की गई, वो रिजेक्ट हुआ। इस केस के अंदर जो इल्जाम था वो अपनी जगह मौजूद है। मैंने पहले भी कहा है इसका कोई ट्रायल नहीं हुआ। यहाँ पर कौन सी एंगलिंग मैंने दे दी है भट्टी साहब? ठीक है, अब फैक्ट ये है ना कि किसी को अब हजम नहीं हो रहा, वो टेक्निकली केस बंद हो चुका है। एफआईए उसको इन्वेस्टिगेट कर ले, वो कहते हैं जी नया एविडेंस नहीं, बंद ही गलत हुआ है सर मोहतरम मुनीब साहब, बंद ही गलत हुआ है, बंद ही गलत हुआ है। फैसले पे तो मैं बात कर सकता हूँ ना, मैं फैसले पे तो बात कर सकता हूँ ना कि बंद ही गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ज्यादा आप जानते हैं यार, खुदा का खौफ करें भट्टी साहब, या कानून के ऊपर यार हाथ हो गई है। मुनीब साहब फैसले पे मेरा हक है कि नहीं है? फैसले पे बात करना मेरा हक है कि नहीं है? नहीं सर, फैसले पे बात करना मेरा हक है कि मुनीब साहब मुझे इतना बता दीजिए। मुनीब साहब इतना तो बता दीजिए, वो इतना कानून के हवाले से आप भट्टी साहब, मुनीब भट्टी साहब, सर कौन नहीं बताता ये मुनीब और भट्टी साहब, मुनीब और भट्टी साहब, कैसे हो सकता है कि वही बात फाइनल हो? कैसे हो सकता है? आपकी बात में भी कोई झोल हो सकता है? यहाँ पर मौकिफ मुख्तलिफ हो सकते हैं। हमारे पास जितने एनालिस्ट हैं सबकी राय मुख्तलिफ है, मौकिफ मुख्तलिफ हैं, हम इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। लेकिन ये इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगाना कि एंगलिंग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इखलाकियात से बरअक्स है। हाजिर होता है एक ब्रेक के बाद। जनाब, हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा खोलने का फैसला किया है। साथ ही साथ नैब ने कहा है कि जो शहबाज शरीफ की जमानत है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। बुनियादी सवाल तो हमारा ये कि शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जाने में कामयाब होंगे या नहीं। लेकिन हसन निसार साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह से गुफ्तगू चल रही थी, हुदैबिया पेपर मिल्स खोलना केस, ये हुकूमत का फैसला दुरुस्त है? क्या आप इसको कैसे देख रहे हैं? 100% दुरुस्त फैसला है। एक बहुत बड़ी टेक्निकल किस्म की वारदात थी, बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ ना कुछ तो इस मुल्क पे मंतकी अंजाम पे पहुंचे, तमाशा बनाए हुए हैं। मुल्क का वजीर आजम कहता है वो ताकतवर आदमी का तो कोई बिगाड़ ही कुछ नहीं सकता। मैगजीन्स के फ्रंट पे छपता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पनिशेस द पुअर एंड प्रोटेक्ट्स द रिच। खुदा का खौफ करें, इस तरह मुल्क नहीं चलते। बिल्कुल ठीक किया है, पूरी ताकत के साथ इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, टेक्निकलिटीज को छोड़ें। ठीक है जी, मजहर अब्बास साहब। बिल्कुल, अगर किसी के पास फ्रेश इन्वेस्टिगेशन है, आप खोलें, इन्वेस्टिगेट करें, देखें नए एंगल्स क्या आते हैं, नई चीजें क्या आती हैं, हम सबको। और अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ है तो फिर सिर्फ इस केस के हवाले से फिर ना करें तहकीकात, फिर तहकीकात इस पर भी करें, उनको भी पकड़ें जिन्होंने ये सब रिलीफ दिया, उनको भी पकड़े जो 90 की दिहाई में शरीफ को बरसरे इख्तिदार लेकर आए, क्योंकि उस केस को खोलने की जरूरत नहीं है किसी की जिसका नाम है असगर खान केस। शरीफ किस तरीके से बरसरे इख्तिदार आए और फिर एक जो है वो बरसरे इख्तिदार लाते हैं और फिर एक एनआरओ देके भेज देते हैं। हम बीच वाले को पकड़ लेते हैं, जो लाने वाला है उसको नहीं पकड़ते, जो भेजने वाला है उसको नहीं पकड़ते। तो अब मुझे लगता ये है कि ये हुदैबिया केस भी, इसमें अगर एविडेंसेस आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता ये है कि ये एक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेगा। अगले 6 महीने हम इसको डिस्कस करेंगे, हम टीवी पे बैठ के टॉक शोज करेंगे और उसके बाद उसका वैसे ही हशर होने जा रहा है जिस तरह बाकी मुकदमात का हो रहा है हशर। ठीक है, लेकिन कभी भी फ्रेश इन्वेस्टिगेशन है, नए एविडेंस जो हैं वो इन्वेस्टिगेशंस में अगर हेल्पफुल हैं तो हैं, लेकिन अगर नहीं हुए तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? अगर आज जिस एतमाद के साथ शहजाद अकबर साहब बोल रहे हैं, जिस एतमाद के साथ बाकी लोग बोल रहे हैं, कल अगर इसका मंतकी अंजाम वैसा ही होता है जैसा कि पिछले हुदैबिया केस का हुआ,
तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर कौन होगा इसके जिम्मेदार? वजीर आजम ने आज एक बड़ा जुमला कहा, फिर किसकी जिम्मेदारी? ठीक है, मेरे पास वक्त बड़ा कम रह गया। मैं बेनजीर शाह का, जी बेनजीर शाह साहिबा। देखिए अलीना, पहले तो केस सही तरह बंद हुआ है या सही तरह बंद नहीं हुआ, ये फैसला तो अदालत करेगी। हम यहाँ रिपोर्ट कार्ड में बैठ के तो ये फैसला नहीं कर सकते, और वो भी जब हुकूमत नया सबूत लेके आएगी, नए सिरे से अगर तफ्तीश होगी तो फिर जाके ये फैसला होगा कि ये पिछला जो केस था उसका क्या बना और उसमें क्यों नहीं सबूत आया। लेकिन मैं यहाँ पे दो जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, मैं उन दोनों के बारे में बात करना चाहूंगी। एक तो नैब ने एक रिक्वेस्ट भेजी है इंटीरियर मिनिस्ट्री को शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पे डालने के लिए। ठीक है, 2019 में लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब का जब नाम ECL से निकाला था तो उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि ऑन द बेसिस, मतलब एक ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे, जिसका आपको पता नहीं है कि वो कब कंक्लूड करेगी, उसकी बुनियाद पे आप किसी का नाम ECL पे नहीं डाल सकते। ये आर्टिकल 15 जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का आइन में आपको हकूक मिलते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी है। तो ये बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ था कि ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन आप किसी का नाम ECL पे नहीं डाल सकते। तो अब नहीं मुझे पता कि ये नैब की रिक्वेस्ट इंटीरियर मिनिस्ट्री एक्सेप्ट करेगी या नहीं, क्योंकि अदालत का फैसला तो बहुत क्लियर है। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो हुदैबिया का, और जैसे मुनीब ने बताया कि 20 साल पुराना केस है। 2014 में जब लाहौर हाई कोर्ट गया तो उन्होंने मुस्तरद करके स्क्वॉश कर दिया रेफरेंस। अच्छा, जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना और उन्होंने भी इसको इजाजत नहीं दी रीओपन करने की, तो जस्टिस ईसा ने उस वक्त कहा इतने सालों से ये केस चल रहा है और आप चार्जेस ही नहीं फ्रेम कर सके। तो देखिए, मेरे हिसाब से ये जो पूरा का पूरा ये जो एक 20 साल पुराना केस निकाल के फिर से लाया जा रहा है, मुझे तो ये थोड़ी सी हुकूमत की डेस्परेशन लगती है। और डेस्परेशन मुझे इसलिए लगती है कि मेरे ख्याल से जो अभी वजीर आजम को सबसे ज्यादा जो खतरा है पॉलिटिकली, वो शहबाज शरीफ साहब से है। इसलिए कि अगर हम अगला इलेक्शन देख लें तो पंजाब में लगता यह है कि नून लीग की ही हुकूमत होगी पंजाब में। इसलिए क्योंकि हमने जैसे देख लिया है कि 20-30 MPs हैं जो खुश भी नहीं है PTI से। फिर हम जिमनी इलेक्शंस का भी की नताइज देख लें, रिजल्ट देख लें, तो उसमें भी PTI की कोई खास कारकर्दगी नहीं थी। तो अगर मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाती है, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दे लीना, अगर मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाती है तो उनको मौका मिल सकता है कि वो अपना वजीर आजम लाएं। अब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन सकते, वो डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ है। मरियम नवाज शरीफ पे 7 साल का बार है, तो फिर पीछे कौन रह गया? शहबाज शरीफ साहब। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पॉलिटिकल खतरा अभी वजीर आजम को शहबाज शरीफ साहब पे, जिसकी वजह से उनके ऊपर नए पुराने केसेस लाए, बार बार उनका नाम लिस्टों पर डाला जाता है। ठीक है जी, अपना प्रोग्राम यहीं पर कंक्लूड करेंगे क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। हमारे मुख्तलिफ तज्जियाकारों ने अपनी मुख्तलिफ आरा का इजहार किया और बताया कि क्या वजह समझते हैं वो कि जो हाल ही में एकदम से मुतहरिक हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मुख्तलिफ इदारे भी, और हुकूमत ने जो हुदैबिया पेपर मिल्स खोलने का फैसला किया है, क्या वजह है और क्या समझते हैं उनकी राय में। जनाब, आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी नए सवालात के साथ।